हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा कि भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम अब जो है 20 अगस्त को ना हो के 24 अगस्त को होगा, मंगलवार को, 2 पालियों में। तो 2-3 दिन, अगर हम लोग कहें 3 दिन आपको और अतिरिक्त मिल गए हैं, तो जितना भी आप रिवीजन कर सकें, जितना भी अपना जो नॉलेज है उसको जितना रिवाइज़ कर सकें, वो आपके लिए उतना लाभकारी होगा। तो आप जो है अब कोशिश ये करें कि जो आपने पहले से पढ़ रखा, जितने भी नोट्स हैं उनको रिवीजन करते रहें, लगातार रिवीजन करें। तो हम लोग रिवीजन की श्रृंखला में ही स्टैटिक जीके का 30 क्वेश्चन की एक जो है सीरीज़ लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। तो हम लोग चलते हैं सीरीज़ पे और पहला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग जो है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहुत बार इस तरीके के परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भाई जो स्थलीय सीमा है भारत की, वो कितने देशों से लगती है, उसमें सबसे ज़्यादा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है। तो ये जो अगर हम लोग स्थलीय सीमा की बात करें तो आप जो है इधर से अगर हम लोग चले हैं पश्चिम से लेके और इधर पूर्व तक आते हैं, जो स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान का भी आ जाता है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो चाइना आ जाता है, फिर नेपाल आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो लोग कहें 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लग रही है, उसमें सबसे ऊपर की तरफ जो है जो 4096 किलोमीटर का एरिया जो कवर कर रहा है हमारी सीमा के साथ, वो बांग्लादेश है। सबसे कम 106 किलोमीटर का जो एरिया कवर करता है वो अफ़गानिस्तान है। अब देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी, यहाँ भूटान भी हमारे देश से कुछ एरिया। तो बचा क्या भाई, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है कि ये स्थलीय सीमा से ना मिलके ये भाई हमारी जो श्रीलंका भारत के मध्य में पाक स्ट्रेट पड़ता है, पाक जल डमरू मध्य पड़ता है, उससे ये अलग होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य है, तो उसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका से, तो इसमें से कौन सा हो गया, कहेंगे भाई जो है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है भारत के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, बाकी सब बना रहे हैं। भूटान, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश, ठीक है। तो त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरे हुए बांग्लादेश है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 4096 किलोमीटर जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलती सर्वाधिक है और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से सबसे कम। ये प्रश्न हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो देखिए जो हमारा साउथ पोल है वहाँ पे ढेर सारी बर्फ़ का एक निर्जन क्षेत्र है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ एक बृहद क्षेत्र, उसे अंटार्कटिका कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये हम लोगों का जो रहने का अगर क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए इस तरीके, ये विषुवत रेखा 0 और ये 23.5 की बात करें तो ऊपर कर्क रेखा है और 23.5 जो है नीचे की तरफ तो कहेंगे मकर रेखा है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि भाई यहाँ से ऊपर की तरफ और बढ़ें तो भाई 66 डिग्री पे एक वैल्यू आ जाती है। तो 66 डिग्री से लेके अगर साउथ पोल से लेके ऊपर तक 66 तक जो है तो बस्तियाँ हैं। ये जो एक कैप मिल रही है इसको हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं। ऊपर वाले जो नॉर्थ पोल को आर्कटिक रीजन कहते हैं, ऊपर भी बर्फ़ पूरी जमी हुई है और ये ध्रुवों पे पूरा बर्फीला क्षेत्र है। तो जो दक्षिणी ध्रुव का जो बर्फीला क्षेत्र है उस पर किसी का अगर कहा जाए स्वामित्व तो नहीं है, ठीक है। तो अंटार्कटिका पे सब लोग, हर देश क्या है वहाँ पे अपने अनुसंधान केंद्र बनाता है और वहाँ से अपने जो रिसर्च है उसे पूरा करता है। तो यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है। तो अजरबैजान की राजधानी, तो भाई देखिए इसमें राजधानियों पे एक प्रश्न मैंने कहा था कि विश्व में कई ऐसे महत्वपूर्ण जो देश हैं उनकी राजधानियां आपको रटनी पड़ेंगी। तो कोशिश करके 100-150 देश जितने भी आप मतलब समझ सके, रट सकें, उनको तो आप रट डालिए, लिख डालिए और उनकी मुद्राएँ, उनकी कैपिटल, उनके नाम और उनके पुराने नाम, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। देखिए तो इसके अजरबैजान की राजधानी जो है वो बाकू है। ताशकंद समझौता देखिए जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। आकस्मिक मृत्यु भी उनकी जो है वो वहाँ से जुड़ी हुई है। जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है।
और कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, और उलान बटोर ये मंगोलिया। मंगोलिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये ऊपर से रशिया से और नीचे तीनों तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये राजधानियाँ हो गई। अब लोग जो है, अब इसकी अजरबैजान की राजधानी बाकू है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। देखिए, अब हमारे जो जितने भी स्टेट हैं तो उनकी भी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो पोर्ट ब्लेयर की किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये अगर कहा जाए साउथ, हम लोग कहेंगे अंडमान में ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को अब जो है मर्ज कर दिया गया है, तो एक यूनियन टेरिटरी हमारी कम हो गई है, ठीक है। और अगर एक तरफ अगर हम लोग कहें वर्तमान में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, तो 28 और 8, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे अंडमान निकोबार की जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको ही ये अधिकार प्राप्त है कि टाई की स्थिति में वो अपना एक मत दे के जो भी अध्यादेश है या जो कानून बनने वाला है उसको प्रमाणिकता दे या ना दे, ठीक है। तो ये स्थिति होती। तो यहाँ पे कौन अधिकार दिया, किसको अधिकार दिया गया है? स्पीकर को दिया गया है, ठीक है। टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार स्पीकर को दिया गया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति भाई उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, दोनों का आपस में जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि भाई अगर ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र दे देगा? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको कौन सुशोभित करेगा? कि भाई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति ही जो है उस पद को हम लोग कहें कि भाई उसे एक तरीके से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं, ठीक है। अगर ये इनका भी पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उस जिम्मेदारी को संभालता है, ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखिए, राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो है वो सदस्यों को नामित किया जाता है। बहुत बार इस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, जो विभिन्न बहुत अच्छे कला, संस्कृति और जो है अगर कहा जाए कि भाई शिक्षा और इस तरीके से क्षेत्रों से जो जुड़े होते हैं और अच्छे काम करते हैं, उनका अपना समाज में एक जो है मुकाम होता है, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। कला, संस्कृति और अभी खेल से भी जो है, जब सचिन तेंदुलकर जी को जो है मनोनीत किया गया तो एकदम एक बात ये उठ के आई कि भाई खेल तो उसमें लिखा नहीं है, तो वो एक कला के ही श्रेणी है खेल, ठीक है, इसीलिए उनको जो है नामित किया गया, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि भाई 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, ठीक है। अगला हम लोग जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस से संबंधित, अब देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एड्स डे। और उसके बाद अगर कहा जाए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 दिसंबर को। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे कि 3 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि 25 दिसंबर को। तो ये दिवस भी हम लोगों को जितना जल्दी और रिवाइज करें, इनकी एक लिस्ट बना लें, और एक क्वेश्चन दिवस से रहता भी है आप लोगों की परीक्षाओं में, तो वो चीज़ें आप लोग जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 23 दिसंबर को हम लोग कहें तो भाई किसान दिवस, चौधरी चरण जी की जन्मतिथि है। अगला हम लोग जो है देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, फिर एक क्वेश्चन है जो दिवस से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई 5 जून को। ये विश्व पर्यावरण
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? एक्चुअल में 5 जून को स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम में 1972 में विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इस वजह से उसी तारीख को जो है आगे चल के पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया। 5 जून से 12 जून तक ये पहला जो है, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कब संपन्न हुआ? 1972 में, ठीक है। कहाँ संपन्न हुआ? स्टॉकहोम में। कब शुरू हुआ था वो सम्मेलन? 5 जून को। कब समाप्त हुआ? 12 जून को। और इसीलिए 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय, हम लोग कहें कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात की गई है, ठीक है। तो हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की जो एजेंसी है उसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1957 को अगर हम लोग कहें तो इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में कितने 173 की बात हो गई, और 193 जो है वो यूएनओ के सदस्य देश हैं, ठीक है, 193, ठीक है। तो उससे को रिलेट कर सकते हैं। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193। 193वां जो है वो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। और जिस दिन अगर यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इसके जो सदस्य देश थे वो 51 थे, ठीक है। अब 193 हो गए हैं, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए, वन्यजीव सप्ताह या वन्यजीव प्राणी कोई भी दिवस अगर बात की जाए तो वो अक्टूबर में आता है। तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य कई दिवस मनाए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण से वन्य प्राणी और इस तरीके के दिवस जो है वो 2 से 8 अक्टूबर में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, और ये जो है, और जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है उसमें अगर हम लोग कहें वन महोत्सव सप्ताह पूरा मनाया जाता है वो जुलाई के पहले सप्ताह में, और इसीलिए 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस भी मनाते हैं। के एम मुंशी जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को। 12 जनवरी को अगर हम लोग कहें कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 25 जनवरी को कौन सा? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी, तो ये हम लोग कहें कि शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो शहीद दिवस भी है और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग भाई जो है प्रश्न ले लेते हैं। भारत में नृत्य और नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी उत्तरदायी है? तो भारत में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जितना भी आर्ट कल्चर और जितना भी डांस वांस से संबंधित जो भी है उन सबको यही कंट्रोल करता है। संगीत अकादमी जो है इसकी स्थापना जो है 1952 को हुई थी, और ये भाई दिल्ली में स्थित है, और ये पूरे देश में जो है नृत्य नाटक संगीत को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। उस्ताद बिंदा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए, उस्ताद बिंदा जो है वो सारंगी जो है बिंदा बजाते थे। अब इसमें अगर और कोई सारंगी वादक हैं हम लोग तो साबरी खां, आशिक अली, और जो है अगर हम लोग कहें कि संतोष मिश्रा जी भी जो है वो सारंगी वादक हैं। सारंगी वादक जो है बिंदा खान, साबरी खान, आशिक अली और उसके बाद संतोष मिश्रा जी, ये सारंगी वादक हैं, ठीक। संतूर वादक में जो है वो शिव कुमार शर्मा जी का नाम आ जाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शिव कुमार शर्मा जी का नाम किससे संबंधित है? तो हम लोग कहें कि संतूर वादक में, ठीक है। संतूर वादक जो है वो शिव कुमार शर्मा जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो शहनाई बजाया करते थे। तबला वादक जाकिर हुसैन, तो फेमस जो है इनको सबको हम लोग जो है या अगर देखेंगे रिवाइज कर लेंगे तो उनसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो
सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में जो है भारोत्तोलन में जो है कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कांस्य पदक पाया था। तो ये पहली महिला थी जिनको जो है पदक मिला था। ठीक है, और अगर हम लोग कहें कि एक और पहलवान जो है जिनको हम लोग कहते हैं केडी जाधव, इनको 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक गेमों में पहली बार पदक मिला था। ठीक है, तो ये पहली महिला हैं, वो पहले पुरुष हैं। केडी जाधव पहले पुरुष जिनको हम लोग कहें कि भाई पहला ओलंपिक पदक मिला, और पहली महिला इनको 2000 में, वो 1952 में। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में इन्होंने पदक जीता था। अगला प्रश्न ले, और अगर पूछा जाए कि 2 बार पदक ओलंपिक में पाने वाली, तो पीवी सिंधु हो गई लगातार 2 ओलंपिक में पदक पाने वाली। तो महिला की बात की जाए पीवी सिंधु, और 2 लगातार 2 पदक पाने वाले ओलंपिक में पुरुष पूछे जाए तो सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा शहर 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेज़बानी करेगा? तो बीजिंग, चाइना की राजधानी हम लोग कहेंगे बीजिंग। बीजिंग में जो है शीतकालीन भी ओलंपिक होंगे और ये पैरालंपिक भी होंगे। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसको अभी जीआई टैग मिला है, ये बिहार के मिथिला से संबंध रखती है। ठीक है, ये जो कला है ये पेंटिंग है और ये बिहार के मिथिला से संबंधित है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सर्व और बाली, देखिए वाली और सर्व ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। ठीक है, सर्व और बाली शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक लगाया था? तो दोहरा शतक लगाने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं वो क्या नाम है उनको? सचिन तेंदुलकर। विश्व के अब तक 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक लगा चुके हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग ले लेते हैं प्रश्न। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस आशय पत्र का रंग क्या है? तो देखिए, एनवायरनमेंट की बात आए तो आप ग्रीनरी समझा करें। ठीक है, जहाँ भी पर्यावरण की बात आएगी तो हम लोग उसे हरा समझेंगे। तो हरा आशय पत्र जो है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये खेल मंत्री रहे हैं किरण रिजिजू। इन्होंने जो है मणिपुर में स्थापित करने में मदद की है। ठीक है, तो अगर कहें कि भाई उनके नेतृत्व में मणिपुर की जो, अगर हमारे देश का पहला मेडल जो है मीराबाई चानू लेके ओलंपिक में आई हैं, ये मणिपुर से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, तो मणिपुर में एक लोकटक झील भी है, और लोकटक झील जो है वो क्या है, उसी के ऊपर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला ये हिमा दास हैं। ठीक है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में पहली बार अगर कहा जाए कि स्वर्ण पदक जीतने वाली अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो हिमा दास हैं, ये हिमा दास हैं। और अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं यहीं से। देखिए, आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो भाई ये अगर हम लोग कहें आगा खां खेल कप किससे संबंधित है तो कहेंगे ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित। हॉकी ने अभी ओलंपिक में देखिए पुरुष की जो हॉकी टीम है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और हाँ, आगा खां गोल्ड कप जो है किससे संबंधित है? कहेंगे हॉकी से। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है। और नौकायन से संबंधित 1-2 कप और होते हैं, एक वेलिंगटन कप है, एक अमेरिकन कप है, एक एडमिरल कप है। तो एडमिरल कप यहाँ पूछा गया, वेलिंगटन जो है, और उसके बाद अमेरिकन कप है। ये नौकायन से संबंधित कप हैं। ठीक, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31, तो हम लोग इनको जोड़ लें, बस कितना हो गया? 111। तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो देखिए, अगर टेबल और नेहरू ट्रॉफी जो है नौका रेस से संबंधित है, ठीक है। रिलायंस कप क्रिकेट से संबंधित है। जो फुटबॉल है बीसी रॉय ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो अगला हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अब तक कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए गए? तो देखिए 1984 में सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बना था। उसके बाद जो है, अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिगर से समझा रहे हैं। ये जो है यहाँ पे सबसे पहले 1984 में दक्षिण गंगोत्री बना था, गंगोत्री। 1988 में यहाँ पे दूसरा जो स्टेशन बना, ये पहला था, उसका नाम मैत्री है, मैत्री। और 2015 में जो यहाँ पे नया काम करना शुरू किया, उसका नाम है भारती, ये तीसरा है। ये अभी काम कर रहा है। पूछा जाए अंटार्कटिका पे अब वर्तमान में कौन सा अनुसंधान जो है केंद्र काम कर रहा है, तो कहेंगे भारती। अच्छा, ये आर्कटिक रीजन पे हिमाद्री, ये हमारा पहला और आखिरी जो है वो अनुसंधान केंद्र है आर्कटिक रीजन में, उसका नाम हिमाद्री है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो 3, और आर्कटिक रीजन में पूछा जाए तो 1। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहेंगे इसरो का मुख्यालय, देखिए पहले तो इसरो का फुल फॉर्म समझ लें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। अगला हम लोग जो है प्रश्न ले लेते हैं, श्रीलंका की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो देखिए श्रीलंका की राजधानी पहले हम लोग कोलंबो समझते थे, लेकिन अभी उसने अपना 2018 में अपनी राजधानी को चेंज किया है। उसको कोलंबो के ही ज़िले में एक न्यू कैपिटल जो है एक एरिया डेवलप किया है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये वर्तमान में हम लोग कहें श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। तो आप कोलंबो नहीं लगाएंगे, आसान सा प्रश्न होगा। जो पुराने लोग इसको रिवाइज नहीं किए होंगे तो पता है उसको यही लगा देंगे कोलंबो, ठीक है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन, सिलोन, ठीक है। तो पुराना नाम सिलोन था। तो बस हम लोगों के ये जो है ये सीरीज़ जो स्टैटिक जीके की थी यहीं पे समाप्त हुई, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर आप दूसरों तक इसे शेयर करें, ठीक है। उसमें कोई कंजूसी ना करें। हम लोग और इस अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो की अगर डिमांड है तो आप कमेंट में लिखें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करें और हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम उचित आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके 3 दिन 4 दिन जो बढ़े हैं उसमें और अपना जी जान लगा दीजिए, और बस इसको आप क्वालिफाई करके अच्छे नंबर ला के और फिर आने वाले दिनों में अपनी एक नौकरी सिक्योर करिए। इसी उम्मीद के साथ बस आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।